Good afternoon, students. Welcome in my English class. Today I will teach you poem "To India, My Native Land" by Henry Desrosiers. Children, first of all, you have to know about the Henry Desrosiers that he was born in 1807, and his father was a Portuguese and his mother was an Indian. So he had the feeling of patriotism in his heart. He was a very popular teacher during his time, and he was very much interested to much and more serve his motherland. He was an ardent nationalistic in spite of Western upbringing ideas. He loved India, the land of his birth. So all the poems which he wrote are full of the feeling of patriotism. This particular poem is composed by the poet, and in this poem he has felt his sorry for the loss of the Indian glory. He is lamenting that in India, that in ancient time, India was called the Golden Eagle, and it has name and fame. But time passed, and in the medieval time, it had been captured by the Europeans, and the poet is very much sorry for the persons who were responsible for the loss of India's glory. So in this poem, this is only the feeling of the poet for the India's glory and reputation, that it was well known in the whole universe, but due to the lack of responsibility of the generations, they lost India's glory, and India was captured by the Europeans, and it is the misery for all of us that India, which was known the Golden Eagle, it was captured by the others. So in this poem, the poet had expressed his nationalistic feeling for his country, for his birthland. Now let us know the Hindi theme of this poem. To India, my native land. ये जो है हेनरी डेरोजियो के द्वारा लिखी गई है। ये जो है एक बहुत ही कम उम्र के कवि थे। इनका जन्म 1807 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1831 में हो जाती है। यानी कि केवल 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बहुत सी कविताओं को लिखा है, और उनकी कविताएं आज भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही गर्व के साथ पढ़ी जाती हैं, क्योंकि इन्हें अपनी मातृभूमि की सेवा करने का बहुत शौक था। और जो भी पोएम लिखा इन्होंने नेशनलिस्टिक फीलिंग से लिखा, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग से लिखा, और इनकी सारी पोएम में देशभक्ति की भावना है। तो हमारी ये जो पर्टिकुलर पोएम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड, भारत मेरी मातृभूमि, इसके बारे में वो विचार करते हैं, और भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, जो प्राचीन इसकी ख्याति है, उसके बारे में इनको पश्चाताप होता है कि प्राचीन भारत में हमारा, प्राचीन काल में हमारा देश भारत जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और ये समृद्धशाली माना जाता था। इसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन समय बीतता गया और हमारे यहाँ के निवासी अपनी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की संपदा को, भारत की समृद्धि को कैप्चर नहीं कर पाए, उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और आगे आकर के यूरोपीय लोगों ने उसको जो है अपने अंडर में कर लिया, उसको अपनी जंजीरों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, और भारत माता जो है दर्द से कराने लगी। अर्थात भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके आज़ादी के लिए सपने देखने लगी।
कवि का मानना है कि भारत जो कि पहले सोने की चिड़िया है, बाद में उसको यूरोपीय लोगों ने कैप्चर किया और उसकी सब ग्लोरी, सारी प्रसिद्धि, सारी ख्याति जो है लोगों ने नष्ट कर दिया। तो कवि जो है धिक्कार देते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी भारत की इस समृद्धि को, इस ग्लोरी को मेंटेन नहीं कर पाए जो लोग, और जिन्होंने भारत को दूसरों के अधीन जाने से बचाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए कवि जो है वो आज भी बहुत पश्चाताप करते हैं और यही पश्चाताप करते हुए अपनी कविता में उन्होंने लिखा है कि मेरा देश भारत पहले कितना अच्छा था, लेकिन मध्यकाल में लोगों की लापरवाही से ये दूसरों के अधीन हो गया और अधीन होने के बाद मानो भारत माता के पंखों को जकड़ करके रख दिया। और जैसे किसी चिड़िया के पंखों को बांध देते हैं तो उड़ने में असमर्थ हो जाती है, उसी तरह से भारत माता की समस्त आज़ादी को, समस्त ग्लोरी को जब छीन लिया गया तो भारत माता बंधे हुए पंखों वाली चिड़िया के समान हो गई। और अंतिम स्टैंजा में कवि जो है अपने मन की व्यथा को बताते हैं कि जो भारत पहले इतना महान था और उसका जो खोया हुआ यश है, ये few small fragments those wreckage sublime which human eyes may never more behold, never more behold। कहते हैं पहले जो भारत इतना समृद्ध था, इतना महान माना जाता था और लोगों ने अपनी केयरलेसनेस से उसको अगर नष्ट कर दिया है तो नेवर मोर behold, कि जो पहले ग्लोरी थी आज वो शायद कभी नहीं देखी जा सकी, क्योंकि पहले की समृद्धि, पहले का वैभव भारत का जो है अमर है और उस वैभव को लोगों ने जब नष्ट कर दिया है तो कवि का मानना है कि नेवर भी हो, उसे कभी दोबारा नहीं देखा जा सकेगा। एंड सेड द burden ऑफ माई लेबर बी माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फ्रॉम दी। और कहते हैं मेरी एक ही इच्छा है कि माई फॉलन कंट्री, मेरा देश भारत, जिसकी समय पा करके अवनति हो गई, जो समय पा करके गुलामी के जंजीरों पे जकड़ गया, आगे आने वाले दिनों में मेरा देश भारत आज़ाद हो जाए और पहले की तरह ये भी सोने की चिड़िया कहा जाए, ऐसा उनका सपना है। और इसी भाव को लेकर के कवि ने कविता लिखी है। तो बच्चों एक बार फिर से इसमें हेनरी एल रोजियो ने प्राचीन भारत के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत मध्य काल में गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया और उसकी सारी ग्लोरी, सारा यश जो है नष्ट हो गया। तो इनको लगता है कि भारत में जो भी इस तरह का पतन हुआ इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के नागरिक थे। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें प्रयास करना होगा कि हम अपनी खोई हुई यश को, खोई हुई ग्लोरी को पुनः प्राप्त कर सकें। तो बच्चों आइए हम इसका पहले स्टैंजा का हिंदी देखते हैं। माई कंट्री इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट। माई कंट्री, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। माई कंट्री यानी अपने देश को संबोधित करते हुए, अपने देश को लिविंग थिंग मानते हुए कवि क्या कहते हैं, माई कंट्री इन द डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट। ग्लोरी पास्ट यानी प्राचीन काल का जो आपका वैभव था, जो आपका ग्लोरियस डेज थे, जो आपके अच्छे दिन थे, पास्ट माने वो बीत चुके हैं। प्राचीन काल की वैभव संपदाएं आपकी जो थी वो प्रशंसनीय है और आज वो सारी वैभव और संपत्ति आज हो चुकी है। अ ब्यूटियस हेल सर्किल राउंड दाई ब्रो। राउंड दाई ब्रो माने आपके चारों तरफ, हे भारत माता, आपके चारों तरफ बहुत ही सुंदर, हेल माने होता है ग्लोरी, ग्लोरी माने यश होता है, यानी कि आपका जो परिवेश था वो ख्याति से घिरा हुआ था, अर्थात आपके चारों तरफ आपके यश गाए जाते थे, आपकी यश पताका लहरा रही थी। हे भारत माता, आपका वो वैभव, आपका वो यश आज नहीं रहा। इसलिए कवि जो है बहुत दुखी है और दुखद भाव से कहते हैं कि अभी ब्यूटियस सर्किल राउंड दाई ब्रो, यानी आपके चारों तरफ, राउंड दाई ब्रो आपके मस्तक पर, यानी कि आपके मस्तक पर विजय पताका
भारत माता, प्राचीन काल में आपका जो यश और जो वैभव था वो कहाँ चला गया, ये सोच करके कवि बहुत ही दुखी हो जाते हैं। एंड वर्शिप्ड एज ए डाइटी दाउ वास्ट, इतना ही नहीं, कहते हैं कि प्राचीन काल में लोग भारत माता को देवता ईश्वर मान करके उनकी पूजा करते थे। भारत माता वंदनीय थी उस समय, क्योंकि उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसकी सारी जो समृद्धि थी, जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता थी, वो बेजोड़ थी और अपने इसी गुण के कारण ये वंदनीय थी। लेकिन भारत माता का ये ग्लोरी जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया है। वेयर इज दाई ग्लोरी, और कभी कहते हैं वेयर इज दाई ग्लोरी, आज आपका वो यश कहाँ चला गया। हे भारत माता, जो यश आपको पहले प्राचीन काल में प्राप्त हुआ था, वो आपकी समृद्धि कहाँ है, वो आपका यश कहाँ है। वेयर दैट रेवरेंस नाउ, रेवरेंस माने सम्मान, आपका वो सम्मान कहाँ है। यानी प्राचीन काल में भारत माता पूरे विश्व में वंदनीय थी, पूरे विश्व के लोग भारत का गुणगान करते थे और समय बीतता गया तो भारत की ग्लोरी धीरे धीरे नष्ट होती गई। तो कवि जो है भारत माता से प्रश्न करते हैं, भारतवासियों से प्रश्न करते हैं कि आज भारत माता का वो सम्मान कहाँ है, भारत माता का वो यश कहाँ चला गया, जो कि प्राचीन काल में सभी लोगों के मुख पर सुनाई देता था। सभी लोग जो है इनका गुणगान करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ भारत की ग्लोरी नष्ट हो गई। भारत माता का गुणगान गाना लोग भूल गए, क्योंकि उसे जो है यूरोपीय लोगों ने अपनी जंजीरों में जकड़ लिया। तो इस तरह से पहला स्टेंजा इसकी हिंदी समाप्त हुई बच्चों। अब हम लोग इसका रेफरेंस लिखेंगे। तो रेफरेंस में आप पहले लिखिएगा, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टू इंडिया माय नेटिव लैंड, composed by हेनरी एल डिरोजियो। कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा, in this stanza the poet had described about the ancient glory of India। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। My country in the days of glory past, the poet is remembering the ancient glory of India, and he said that in the past days India was well known in the whole world. It had its name and fame among the countries of the world. But as the time passes away, the glory was wasted. So the poet said that glory past, it means the glory of India has been passed away. It was well known in the ancient time, but just as the time had passed, the glory of India has also passed away. A beauteous hell circled around Daipur. A beauteous hell, beauteous means beautiful, very grand. Hell means publicity. Poet wants to say that in the ancient time, India was well known in the whole universe and it has great name and fame among the countries of the world. It had a beautiful importance. It has a beautiful glory in the world. It had the most important place in the universe in the ancient time, but as the time passes away, the glory of India has also been wasted away. And worshipped as a deity, thou wast. Poet said that deity in the past time, in the olden days, India was worshipped like goddess. It was considered as a goddess and people used to worship it. It means due to its glorious importance and effect, people like to worship it.
it was in the category of the goddess, but the passing of time causes to fade its value. Where is that glory? Where that reverence now? And in the last line of the stanza, poet said, where is that glory? The poet is asking the question to the motherland. Where is that your ancient glory, by which you were worshipped in the whole world, by which you have the great importance in this universe? Where is that glory? How has it been faded? The poet is inquiring about the loss of glory of India. Where is that reverence now? He again asks the question, where is the respect of motherland? As India was very much respected in the ancient time, but in the present its respect has also been wasted away by the passage of the time. So it is the question of the poet that all these things, the glory, the respect of India has been wasted away. What is the reason? The poet wants to know, and he is asking the questions from the citizens of India that in the ancient days, India was well-known country among the whole world. But what was the reason that it came on the decline and its glory became faded? What is the reason? The poet wants to know about this, and this is the sorrowful feeling of the poet for the country, that after the passing of the time, the glorious past of India has also wasted away, and the citizens of India were responsible for it. This poem shows that poet is full of the feeling of the patriotism. He has a lot of feeling to serve his country, to serve his motherland. Although his father was a Portuguese and his mother was an Indian lady. So the poet also had the feeling of patriotism for India in his heart. He always want to serve his motherland. He always want to do the good things for serving the mother India. Well children, now we see the Hindi meaning of the second stanza. The eagle finally chained down at last. At last means बाद में, यानी कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, और सोने की चिड़िया के रूप में लोग इसकी पूजा करते थे। भारत जो है विश्व में समृद्धिशाली देशों में गिना जाता था, लोग इसका सम्मान करते थे। लेकिन समय बीतता गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया, द ईगल फाइनली चेन डाउन एट लीस्ट, अंत में क्या होता है, पहले ये गोल्डन ईगल था, भारत सोने की चिड़िया था, और फिर इस सोने की चिड़िया को क्या किया गया, फाइनली चेन, फाइनल मीन्स विंग्स, पंख, इसके पंखों को चेन माने बांध दिया गया, जंजीरों में जकड़ लिया गया। अर्थात भारत माता जो कि स्वतंत्र रूप से पूरे विश्व में विचरण कर रही थी, पूरे विश्व में अपने यश पताका को फहरा रही थी, पूरे विश्व में लोग इसकी अलग गुणगान इसका कर रहे थे, ऐसी भारत माता के पंखों को जो है लोगों ने जकड़ लिया, उसके पंखों को बांध दिया गया, और भारत माता जो है अब अपनी स्वतंत्रता के लिए तरसने लगी। वो अब इस तरह से उड़ान भरने में असमर्थ हो गई। तो कभी क्या कहते हैं, द ईगल फाइनली चेन्ड डाउन एट लास्ट, अंत में क्या होता है, प्राचीन काल में भारत जो है गोल्डन ईगल है, गोल्डन ईगल है, सोने की चिड़िया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के साथ भारत माता को उनके पंखों को बांध करके उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। और बच्चों, आप जानते हो कि जब किसी भी पक्षी को उसके पंखों को बांध दिया जाएगा तो उड़ने में असमर्थ रहेगा, वो केवल अपने स्थान पर बैठ करके आंसू बहाएगा। तो इस तरह से भारत माता भी अब पंखों के बंध जाने से, यानी
जो है अपनी स्वतंत्रता के छिन जाने से वो हर प्रकार से दुखी हो गई। एंड रोलिंग इन द लोली डस्ट आर्ट डाउन। लोली डस्ट, लोली मीन्स होता है नीचे, कराहना, और ग्रोलिंग माने कराहना, दर्द भरना, आहें भरना। और कभी कहते हैं इस तरह से अपनी स्वतंत्रता के छिन जाने के बाद भारत माता जो है अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके अपने दर्द को सहन करती रही और अपनी वेदना को लोगों तक सुनाने का प्रयास करती रही कि आगे आने वाली पीढ़ी मेरी इस दर्द भरी कहानी को सुने और मुझे आज़ाद कराने का प्रयास करे। तो इन द लोली डस्ट आर्ट डाउन, यानी कि भारत माता जो है जंजीरों में जकड़ करके मिट्टी में मिलने लगी, यानी कि उसकी यश, उसकी मान मर्यादा, उसकी यश पताका जो है धीरे धीरे पहले जैसी नहीं रही, उसको लोगों ने अपने अधीन करने का प्रयास किया। डाइंग मिनिस्टर हैज नो राइट टू वीप फॉर दी। अब फिर कभी प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं मिनिस्ट्रेल माने होता है बार्ड, बार्ड माने होता है अंडर में काम करने वाले लोग, बार्ड माने चारण होता है काम करने वाले लोग, सेवक या गण या नौकर। तो यहाँ पर कभी प्रश्न करते हैं कि हे भारत माता, दाई मिनिस्टर्स हैव नो राइट टू वीप फॉर दी, क्या उनके पास अब आपको, रथ माने गार्लैंड, माला, अब आपको पहनाने के लिए कोई माला नहीं बचा था। माला माने विजय पताका, या माला माने यश पताका, यानी कि आपके ग्लोरी रूपी जो गार्लैंड था, क्या कोई ऐसा गार्लैंड नहीं बचा था जो कि भारत के लोग आपको पहना सकते, क्योंकि भारत माता की जो पहले की स्थिति थी, जो पहले का ग्लोरी था वो नष्ट हो गया। और जब ये यूरोपीय लोगों के अधीन में हो गई, यूरोपीय ने इसकी पंखों को बांध दिया, तो कवि का मानना है कि भारत माता जो है अब इनको पहनाने के लिए किसी के पास कोई माला नहीं रही, लोगों ने इनको माला पहनाना भी बंद कर दिया। सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई माइजरी, सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई माइजरी, माइजरी मीन्स कष्ट होता है। कहते हैं आपके कष्ट की, आपके हृदय की जो वेदना है, इस वेदना को कोई सेव माने दूर करना, इस दर्द से आपको कोई बचा सके, क्या ऐसी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो आपके कष्टों को दूर करने के लिए आगे बढ़ सके। अर्थात कवि जो है चैलेंज देते हैं कि जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है, समय बीतने के साथ साथ मध्यकाल में इसको यूरोपीय लोगों ने जब कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद जब इसको लोगों ने इसके पंखों को मानो बांध दिया हो, चिड़िया के पंखों को, तो ऐसे में भारत माता कराह रही है। और ऐसे कराहने के समय क्या कोई ऐसा नागरिक नहीं बचा जो भारत माता को विजय रूपी पताका बना करके माला के रूप में उनको पहना सके, अर्थात ऐसा कोई नहीं था। वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, वेल लेट मी डाइव, डाइव माने डुबकी लगाना। अब कभी कहते हैं ठीक है, अब मुझे समय रूपी नदी के प्रवाह में डुबकी लगाने दो, मुझे समय के प्रवाह में डुबकी लगाने दो, डूब जाने दो, और डूब करके क्या करना है, डाइव एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव गॉन, और जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है उसमें से मैं गुजरे हुए समय को मैं ढूंढ करके लाऊंगा। रॉल्ड माने बीत गया है, और मैं अब दोज रक्स सबलाइन, मैं ब्रिंग आउट माने वापस लाना, और मैं बीते हुए समय में डुबकी लगा करके बीते हुए समय जो अच्छे दिन थे हमारे, जो एंशिएंट टाइम के जो ग्लोरी थी, उसको मैं पुनः लाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कवि अपने विचार को लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, क्योंकि कवि के हृदय में एक भारतीयता का भाव है, देशभक्ति का भाव है, और वो कहते हैं कि जिस ग्लोरी को लोगों ने वेस्ट कर दिया, जो भारत माता आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ रही है, उस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, वो प्राचीन ग्लोरी को वापस कराने के लिए कवि जो है समय के प्रवाह में डुबकी लगाएंगे और भारत माता की यश पताका को पुनः विश्व में लहराएंगे। ऐसा कवि का विश्वास है, क्योंकि कवि एक सच्चे देशभक्त है। वैसे देन now you have understood the Hindi meaning of the stanza. Now you have to explain this stanza also. First of all, you have to write the reference of the stanza. In the reference, you have to write this stanza has been taken from the poem "To the India My Native Land."
composed by Henry L. Thoreau. In the context you have to write. In this stanza, the poet had described about the loss of India's glory and about the misery of India in the medieval time. Well children, now we will explain the stanza. The eagle finally chained down at last. The eagle final. The poet said that in the ancient time, India was known as the golden bird, golden eagle, and it had its particular name and fame in the world. But at that time, passage away, the glory was also past. The golden eagle was captured. The wings of the golden eagle have been bound by the European, and the glory of India was also suffering from the slavery and rolling in the lowly dust at the Urdu. He said that under the control of the European, India was groaning and it was trying to make itself free from the clutches of the British, because India was remembering about the olden days when it was well known in the world and its glory was praised by everyone. So, under the control of the European, it was the misery of our motherland, it was the suffering of our motherland that it was trying to be free from the clutches of the Europeans. It was trying to make itself free from those clutches of the British people. Thy minister has no right to weep for thee. The poet is asking the question again. Were there no any person who could make the garland of publicity, who could prepare a garland of fame for the motherland? It means the real theme of the poet is to ask that were there no any person who were trying to make India once again in the ancient glory. But everyone was compromising with the present condition. The poet wants to ask the question, was there nobody who could try to make India once again independent like the ancient time? Save the sad story of thy misery. Save the sad story of thy misery. Misery. It was the sadful story of our motherland, that it was groaning under the management of the European, and the poet asks that was there no anyone who could make India free from these people and bring from the, well, let me dive into the depth of the time. Let me dive. Well, let me dive. The poet said that, let me dive. In the future, he would dive into the depth of the time. He would try to bring out the good elements from the ancient culture, from the ancient times, and he would try to maintain the lost glory of India. It means it is the effort, it is the dream of the poet that in the future he would try to maintain the loss of glory of India, and he would do the best for Indian culture and civilization. The glory of India, the fame of India
which has been wasted away by the passing of the time, all those glorious days, all those glorious things would be maintained by the poet. It is his dream, it is his own opinion. He wants to say that he is the true patriot and he wants to serve his motherland. So he would dive into the time and he would search for the lost glory of India and he would try to maintain the prosperity of India just as it was in the ancient time. It is the theme of the stanza and this is the dream of the poet that India once again would be in the prosperous condition and it will be well known as the golden eagle just as it was known in the ancient time. It is the feeling of the poet for his motherland. Well children, today you have to explain the stanza number 1 and stanza number 2 in your notebook and read this stanza very carefully. Today I would like to close my chapter and we will meet again in my next video. Thanks. Have a nice day.